वेलकम टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। और आगे अब बात करते हैं रेक्टिफायर की। तो अगर मैं रेक्टिफायर की बात करूं तो रेक्टिफायर क्या होती है? एक डिवाइस होती है। रेक्टिफायर एक युक्ति होती है। ये डिवाइस क्या करती है? ये एसी को डीसी में करती है कन्वर्ट। एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। अब आप बोलेंगे एसी डीसी क्या? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि अल्टरनेटिव करंट को यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो होगा, ये अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में वो चेंज करेगा। यहां लिख देता हूं मैं, प्रत्यावर्ती धारा को ये कहां कन्वर्ट करता है? दिष्ट धारा में। कौन? रेक्टिफायर। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए ये रेक्टिफायर है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से हमने ये दो जो टर्मिनल इसके दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला टर्मिनल। मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ पेन का ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। हाँ, अब ये टर्मिनल आप देखिए, ये वाला और ये वाला जो इसका टर्मिनल है, यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेटिव करंट लगा रहे हैं। यहाँ से एसी दे रहे हैं और जब आप अल्टरनेटिव करंट यहाँ से पास करेंगे तो इन टर्मिनल से आपको क्या मिलेगा? डीसी करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये वाला और ये वाला टर्मिनल, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? डीसी करंट मिलेगा। क्लियर? तो ये रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं रेक्टिफायर के। दो टाइप में आपको बता देता हूँ। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, कभी पूछ ले कभी तो, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। इसे कहा जाता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, दृष्टिकारी इसका नाम है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी, और ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग में क्या होता है जरा देखिए कि अगर ये अल्टरनेटिव करंट है तो ये आपका अल्टरनेटिव करंट है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? इसके हाफ पोर्शन का ही डीसी देगा। मतलब अगर ये डीसी देगा ना तो ये वाला पोर्शन दे देगा, फिर ये वाला खा जाएगा और फिर ये वाला मिल जाएगा, फिर ये वाला ये क्लैप्स कर देगा और ये इस तरह से देगा। ठीक है, और फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें तो पूरी तरंग को ही क्या कर देता है? डीसी में कन्वर्ट। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको भी ये दे देगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा डीसी देगा। तो ये फुल वेव और हाफ वेव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, दृष्टिकारी जो होता है, रेक्टिफायर जो होता है, इसमें कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? इसको क्या, किसका उपयोग करके इसको बनाया जाता है? जरा देखिए जरा ध्यान से। इसको मैं थोड़ा सा फिर से रब करता हूँ। हाँ, तो जो रेक्टिफायर होता है उसको किसका प्रयोग करके बनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है डायोड का यूज करके। किसका यूज करके बनाया जाता है? डायोड का प्रयोग करके। हिंदी में भी इसे डायोड ही कहा जाता है। डायोड जो होता है वो कुछ, उसका जो सिंबल अगर मैं बताऊं डायोड का, तो वो कुछ इस तरह से उसका सिंबल होता है। ठीक है, ये डायोड का सिंबल हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल बता रहा है डायोड का, ये नेगेटिव टर्मिनल बता रहा है। ठीक है, अब ये डायोड में भी बाइसिंग होती है कि ये फॉरवर्ड बाइस पे ही काम करता है, रिवर्स बाइस पे काम नहीं करता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या कि ये पॉजिटिव टर्मिनल को अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इस डायोड में से करंट फ्लो होती है, विद्युत धारा फ्लो होगी। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव से बैटरी के और नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, मतलब रिवर्स बाइस कर दिया, तो ये डायोड करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी बस फंडे का काम करके ये रेक्टिफायर इससे बनाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा होगा लेक्चर, लेकिन आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसे हिंदी में परिनेत्र कहा जाता है ना। ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी पावर को ट्रांसमिट करती। पावर, विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है, ट्रांसमिट करता है। तो ये क्या करता है? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी पावर को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो पावर को ट्रांसमिट करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसे ही हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं, है ना। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन अगर आपको देखें, आपके एग्जाम के रिलेटेड अगर देखें जहां से क्वेश्चन बनता है, तो मेनली दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये दो टाइप के होते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं इस तरह से। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और एक होगा
स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, एक होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो मैं ट्रांसफार्मर की बात कर रहा था, तो अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बिना फ्रीक्वेंसी में चेंज करे पावर को ट्रांसमिट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है। तो इट इट ट्रांसमिटेड द पावर या ट्रांसमिट्स द पावर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इट ट्रांसमिट्स the power without change in frequency, without चलिए अब बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर की कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही मैं बताने वाला हूं यहाँ से, जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक डिवाइस होती है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है। सबसे पहले लिखिए, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक का मतलब स्थैतिक, स्थैतिक युक्ति है ये, ठीक है। एक स्टैटिक डिवाइस मतलब ये हिलता डुलता नहीं, बस एक जगह रखा रहेगा, ठीक है। मोटर जैसे घूमेगी, है ना, डायनोमो घूमता है, तो ये स्टैटिक है, मतलब इसमें कोई मोशन नहीं होता किसी भी चीज का, ठीक है। तो स्टैटिक डिवाइस है। ये क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है, पावर को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। अब ये पावर को ट्रांसमिट करेगा तो ये ट्रांसमिट पावर को करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी में चेंज करे, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, विदाउट ठीक से लिखते हैं, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये पावर को ट्रांसमिट करेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। अब देखें क्लासिफिकेशन अगर बात करें ट्रांसफार्मर की, तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं। वैसे तो क्लासिफिकेशन अगर हम करने देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हैं वो बात कर लेते हैं। तो इसके दो मेजर क्लासिफिकेशन है। पहला वाला तो हम बोल सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, पहला हम बोल सकते हैं वोल्टेज को लेके कि वोल्टेज बढ़ा देता है या कम कर देता है, ठीक है। तो वोल्टेज को लेके इसके दो क्लासिफिकेशन है। पहला हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसे हम बोलते हैं उच्चाई, हिंदी में कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऐसे लिख देता हूं मैं। तो ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, प्लस कर देता है। और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि इसे कहा जाता है अपचाई। क्या कहा जाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज जो होता है इसे कम कर देता है। अब देखिए आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसे आप प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, हाँ आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे मैं वोल्टेज लगा रहा हूँ, ये वोल्टेज है, और यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज कम दिया, यहाँ पे कम वोल्टेज मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज मिला, तो मैं बोलूँगा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे वोल्टेज मैंने कम दिया, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज मैंने क्या किया, ज़्यादा दिया, लेट सपोज यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया मैंने, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मुझे कम मिला, यहाँ पे वोल्टेज कैसा मिला, कम मिला। तो यहाँ ज़्यादा देने पे यहाँ कम मिला, तो मैं यहाँ बोलूँगा क्या कि ये स्टेप डाउन यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायनोमो और इलेक्ट्रिक मोटर की। तो आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम आपका डायनोमो का है और ये इलेक्ट्रिक मोटर का है। तो यहाँ से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही बनता है, सिंपल सिंपल सा, वही हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बनता है। तो डायनोमो जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है, डायनोमो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। अगर हिंदी में, ये इंग्लिश में मैं बात करूं इसकी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है आपकी, मैकेनिकल एनर्जी, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये जो मोटर होती है ये क्या करती है, तो मोटर जो क्या करती है, इसका उल्टा काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब समझ में नहीं आया ना, देखिए मैं बताता हूं कैसे। आप देख रहे हैं ये डायनोमो है, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, ये डायनोमो है। अब ये डायनोमो में आप देख रहे हैं यहाँ पे बेल्ट लगाने की जगह आपको दे रखी थी, ये बेल्ट लगाने की जगह, मतलब इसको आपको घुमाना पड़ता है, किसी चीज से घुमाना पड़ता है। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ से ये करंट जनरेट करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसे घुमाया, मतलब आपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिकल वर्क किया। ठीक है, तो आपने मैकेनिकल वर्क किया, यहाँ से इसको घुमाया और यहाँ पर करंट मिला, मतलब मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब ये मोटर आपको दिख रही है, मोटर में आपको क्या दे रखी है, पुली दे रखी है, मतलब इस मोटर को आपको क्या करना है, यहाँ से करंट देना है। मतलब हम क्या करते हैं, मोटर को करंट में लगाते हैं, ऐसे करके इस पे करंट फ्लो करवाते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल लगाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी मोटर को देना पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी मोटर को क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। और फिर ये यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये घूमती है, तो इससे दूसरी चीजें आप घुमा सकते हैं, है ना, फैन में, यहाँ पे कहीं पे भी यूज करते हैं हम उसको, बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, चक्कियों में, फैन में, कई बहुत यूज है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि ये घूमेगा, यानी कि घूम रहा है, यानी कि ये मैकेनिकल एनर्जी। तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी मोटर, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा डायनोमो। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब जरा देखिए, ये डायनोमो जो होता है ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ये क्या करता है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये डायनोमो जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, फेराडे के क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और ये जो मोटर होती है, ये सिंपल एक फिनोमिना होता है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर आप रखते हो, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि ऐसा कंडक्टर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसको अगर मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, तो वो कंडक्टर अपने आप पे एक बल महसूस करता है, उस कंडक्टर पे एक क्या होता है, फोर्स वो फील करता है। ठीक है, इस फंडे पे ये मोटर काम करती है। तो बस इतना चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और लेते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो का, जो कि होगा फ्यूज वायर और इलेक्ट्रिक बल्ब। इसी के साथ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन जो है यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं पहले फ्यूज वायर क्या होता है। तो अगर मैं फ्यूज वायर की बात करूँ तो फ्यूज वायर जो होता है, इसका जो गलनांक होता है, एक पतला सा वायर होता है, मैं थोड़ा सा इसको वापस से चेंज करना चाहूँगा। फ्यूज वायर जो होता है बहुत एक पतला सा वायर होता है, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक, ठीक है, वो कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है। और प्रतिरोध जो होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। फ्यूज वायर का गलनांक कम और प्रतिरोध ज्यादा होता है, यानी कि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो कम होगा, और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस फ्यूज वायर का वो ज्यादा होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब ये फ्यूज वायर बनता कैसे है, तो ये टीन और लेड से मिलके बनता है। ठीक है, ये टीन और लेड से मिलके बनता है। टीन का सिंबल देखे तो SN और लेड का सिंबल देखे तो PB। ठीक है, तो ये टीन और लेड से मिलके बनता है। ठीक है, अब ये टीन कितना मिलता है, तो 63% इसमें टीन रहता है, और बाकी जो 37% है वो आपका लेड मिलेगा। तो टीन और लेड से मिलके बनता है। अब इसका क्या रहता है, गलनांक कम रहता है, बहुत जल्दी से गल जाता है, और प्रतिरोध बहुत उच्च रहता है। अब ये फ्यूज वायर आप देख रहे हैं इस तरह से लगाया जाता है। इसको सर्किट को बचाने के लिए, मतलब कि फॉल्ट से बचने के लिए, घरों को, इक्विपमेंट को सेव करने के लिए, जो भी इक्विपमेंट है, युक्तियां हैं, इलेक्ट्रिकल युक्तियां, उनको फॉल्ट से बचाने के लिए इस फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखनी है। 3-4 लाइन से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अगर इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका जो आविष्कार किया था वो थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था, एडिसन ने।
तो इलेक्ट्रिक बल्ब किसका हो गया, एडिसन का। अब आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक फिलामेंट लगा हुआ है। तो ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में आप देख रहे हैं ना, छोटा सा पतला सा तार, ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया था और इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे CFL पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो CFL का आपका फुल फॉर्म आपको CFL का ध्यान रखना है, क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, तो यहाँ पे देख लीजिए CFL का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बल्ब के अंदर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस भरी होती है, तो ये ऑर्गन गैस भरी होती है, ठीक है, ऑर्गन। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि जो ये आपका टंगस्टन होता है, इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 35 लगभग कितना होता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसका क्या बनाते हैं, बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो हमारा खत्म होता है। इसी के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा पोर्शन भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, बिना शेयर करे आप वीडियो से ना हटे। अगर आपको पसंद आया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, PDFs आपको वहाँ मिल जाती है। और उसके बाद में आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ रेगुलर हम पोस्ट अपलोड करते हैं, तो यहाँ फॉलो करके भी आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।